साथियों अपनी जो ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी उसके अंदर हमने क्या कल जो बातें की थी वो किसकी बातें की थी? कल हमने बातें की थी भौतिक भूगोल में, भौतिक भूगोल में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वायुदाब की सामान्य बातें हमने कल वाली क्लास के अंदर कर ली थी। आज जो बातें शुरू कर रहे हैं वो किसकी? वायुदाब की। आज बात करें केवल और केवल पेटियों की बातें करें। कल हमने बातें वायु के सामान्य परिचय की समस्त बातें कर ली कि वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब मापी यंत्र को किसे क्या कहा जाता है, इकाइयों को क्या कहा जाता है, वायुदाब सर्वप्रथम किसने मापा, इस प्रकार की जो समस्त बातें सामान्य की कोडिंग वो सारी हमने कल कर ली थी। आज जो बात शुरू करेंगे वो बात करेंगे केवल और केवल वायुदाब पर कि वायुदाब की पृथ्वी पर कौन कौन सी पेटियां पाई जाती है, इन पेटियों का निर्माण कैसे होता है, इस प्रकार की कुछ चर्चाएं हम आज करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात यह आती है कि सर वायुदाब है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहली बात क्या आती है कि वायुदाब को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया। वायुदाब को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में। पहला भाग क्या कहलाता है? पहला भाग कहलाता है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। कि सर ऊर्ध्वाधर वितरण कौन सा वायुदाब है, ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं? देखो दूसरी बात आती है, उसे कहते हैं क्या? क्षैतिज वितरण। वायुदाब को कितने भागों में, मतलब कितने भागों में वितरण किया गया? दो भागों में। कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में। एक हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरा कौन सा हो गया? क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण कौन सा होता है? वो होता है कि अपने स्तर भाग पर वायुदाब सर्वाधिक कहां? समुद्र तरफ पाया जाता है। इसके बाद में हम क्या है, जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वायुदाब के अंदर मतलब मिलीबार में क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। पृथ्वी के स्तर भाग वायुदाब उच्च है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपको वायुदाब के अंदर क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। कहने का ऊपर की ओर, ऊपर और पृथ्वी के स्तर भाग के बीच में जो वायुदाब का अंतर पाया जाता है इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही ऊर्ध्वाधर वायुदाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वायुदाब। कहने का स्तर भाग और पृथ्वी के ऊपरी जो कह सकते हैं 2-3 किलोमीटर, इनके बीच के जो वायुदाब का अंतर है इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वायुदाब कहा जाता है। इसे कौन सा वितरण कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वायुदाब वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है क्या? क्षैतिज वितरण किसे कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण की कोई विशेष बातें नहीं। बात आती है क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? क्षैतिज का अर्थ हो गया अलग अलग क्षेत्रों में। क्या अर्थ हो गया? अलग अलग क्षेत्रों में वायुदाब, वायु के दाब के अंतर को ही क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण कहा जाता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि पृथ्वी के स्तर भाग पर वायुदाब को अक्षांशों के माध्यम से अलग अलग भागों में वितरण करना ही क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण कहलाता है। इसके अंदर क्षैतिज वितरण के आधार पर पृथ्वी के स्तर भाग पर वायुदाब की कितनी पेटियों का निर्धारण किया गया है? तो मुख्यतः 4 पेटियों का निर्धारण किया गया है। कितनी पेटियों का? कि क्षैतिज वितरण के आधार पर पृथ्वी के स्तर भाग पर वायुदाब की कितनी पेटियों का निर्धारण किया गया? 4 पेटियों का। पहली पेटी कहती है, इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पहली क्षैतिज की कौन सी आ गई? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। दूसरी पेटी आती है, उसे कहते हैं क्या? उपोषण
उच्च वायु दाब पेटी। क्या कहा जाता है? कुपोषण उच्च वायु दाब पेटी। तीसरी जो पेटी आती है उसे कहा जाता है क्या? उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। क्या कहा जाता है? उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ये थी कुपोषण उच्च वायु दाब पेटी, ये विस्तृत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। वापिस कौन सा निम्न। चौथी जो पेटी बनती है उसे कहा जाता है क्या? ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। कहने का क्षैतिज वितरण के आधार पर पृथ्वी पर कितने प्रकार की पेटियों का निर्माण होता है? स्तर भाग पर मुख्यतः 4 पेटियों का निर्धारण होता है। कितनी पेटियों का? 4। इन पेटियों की बात करें तो कौन सी जो विषुवत रेखीय पेटी है ये, और दूसरी बात करें कौन सी? ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। एक निम्न हो गई, दूसरी कौन सी? उच्च होगी। इन दोनों पेटियों का जो निर्माण होता है, उन दोनों पेटियों का जो निर्धारण होता है वो होता है किसके? वो होता है सूर्य के तापमान के आधार पर। किसके आधार पर होता है? सूर्य के तापमान के आधार पर। इस कारण इन दोनों पेटियों को कहा जाता है क्या गुरुजी? इन दोनों पेटियों को कहा जाता है गतिजन्य पेटी। क्या कहा जाता है? गति। क्षैतिज वितरण की कितनी पेटियों को गतिजन्य कहा जाता है? 2 पेटियों को। पहली है विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, दूसरी है ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, जिनका निर्माण सूर्य के तापमान के आधार पर हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गतिजन्य पेटी। दूसरी कौन सी? कुपोषण उच्च वायु दाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। इन दोनों पेटियों का निर्धारण हुआ है वो हुआ पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर। किसके आधार पर? पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर। इस कारण इसे कहा जाता है क्या? गतिजन्य पेटी। क्या कहा जाता है? सॉरी, इसे तापजन्य कर दीजिए। क्या? ताप जन्य पेटी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? गतिजन्य पेटी। सर गतिजन्य पेटी कितनी है? 2 है। एक कुपोषण उच्च वायु दाब पेटी, दूसरी ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ठीक है, कह सकते हैं तापजन्य पेटी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी, और दूसरी कौन सी आती है? विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। मुख्यतः स्तर भाग पर कितनी पेटियां का निर्माण है? अच्छा, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? वायु दाब की पेटियों का। तो आपको जो दिखाई दे रहा है आपके सामने क्या कि ये जो ग्लोब का चित्र है, इस ग्लोब के चित्र के ऊपर मैंने क्या कुछ पेटियों का निर्धारण किया है। अपने कितनी पेटियां थी मैंने बताई अभी पीछे, वो कितनी थी? 4 पेटियां। लेकिन यहां पर मैंने इस ग्लोब के ऊपर कितनी पेटियों का निर्धारण किया? 7 पेटियों का। गिन लो चाहिए आप। 1 2 3 4 5 6 और 7। कहने कर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाली उत्तर दिशा है, नीचे वाली दक्षिण दिशा है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, पश्चिम है और पूर्व दिशा है। तो पश्चिम मतलब ये 0 डिग्री रेखा है, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 3 पेटियों का निर्धारण है, और दक्षिणी गोलार्ध में कितने हैं? 3 पेटियों का। तो देखो मैं इन पेटियों की अलग अलग बात करूं तो अभी जो मैंने बताई थी एक पेटी जिसका नाम बताया क्या? पेटी का नाम क्या बताया था? विषुवत, क्या बताया था? विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। कहने का अर्थ मुझे इस पेटी का निर्माण किससे हुआ? इस पेटी का निर्माण हुआ सूर्य के तापमान से। किससे हुआ? सूर्य के तापमान से। इस कारण इस पेटी को क्या कहा जाता है? तापजन्य पेटी। क्या कहा जाता है? तापजन्य पेटी। इस पेटी का विस्तार क्या गुरुजी? इस पेटी का विस्तार कहने का फैलाव कहां से कहां तक है? इस पेटी का विस्तार है 0 से कितने? 5 डिग्री तो दक्षिण में लिखा ना, 5 डिग्री दक्षिण में तो नीचे की ओर साउथ, और 5 डिग्री क्या उत्तर। कहने का 0 से लेकर 5 डिग्री तो क्या बता रखा है? साउथ, और 5 डिग्री बता रखा है इधर दक्षिण मतलब नॉर्थ। इसका मतलब इसका विस्तार कितनी अक्षांशों में है? 0 से लेकर 10 अक्षांशों के मध्य क्या इस पेटी का विस्तार है। गुरुजी इस पेटी की, ये पेटी तो बीच में दिखाई दे रही है आपको, इस पेटी को क्या कहा गया? विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें हमेशा क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। इस कारण इस पेटी का निर्माण हुआ। इस कारण इस पेटी को क्या कहा गया? तापजन्य पेटी। इस पेटी का विस्तार क्या बताया मैंने? 0 से 10
अक्षांशों के मध्य। तीसरी जो बात आती है वो क्या आती है, इस पेटी की विशेषता क्या है। तो इस पेटी की विशेषता है वो क्या है, देखो इस पेटी के अंदर हमेशा के लिए जो हवाएं चलती है वो कैसी चलती है, भारी और धीमी गति की हवाएं चलती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी अधिक होने की वजह से जल गर्म होकर हवाओं के साथ सर्वाधिक क्या वाष्प मिल जाता है, जिस वजह से हवाएं क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, और भारी हवाएं क्या करती है, मंद गति से चलती है। इसका कहने का अर्थ एक हो गया कि इस पेटी में हवाएं हैं, क्या हवाएं मंद गति से क्या करती है, गमन करती है, मंद गति से क्या करती है, चलती है। इस कारण इस पेटी पर बहुत ही कम क्या है, चक्रवात वगैरह आते हैं। इस कारण इस पेटी को कहा जाता है क्या, शांत पेटी। क्या कहा जाता है, शांत पेटी, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का चक्रवात वगैरह, उल्कापात वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए इस पेटी को क्या कहते हैं, शांत पेटी, या फिर इसे कह सकते हैं क्या, डोलड्रम पेटी। क्या कहा जाता है, डोलड्रम पेटी। कहने का शांत पेटी का दूसरा नाम क्या है, डोलड्रम पेटी। केवल और केवल स्तर भाग पर ये क्या रहती है, शांत रहती है, लेकिन जैसे हम क्या चले जाते हैं, कितने 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो ये पेटी वापिस और वापिस क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। कहने का वहां पर हवाएं क्या 3 से 4 किलोमीटर ऊंचाई के बाद में इस पेटी पर क्या हवाएं तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर अगली 4 नंबर की मैं बात करूं तो इस पेटी पर क्या है, सूर्य की गर्मी अधिक होने का हवा सर्वाधिक क्या वाष्प की मात्रा है। इस कारण इस पेटी में वर्ष भर, क्या कहा मैंने, इस पेटी में वर्ष भर क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है। ऐसी कौन सी पेटी जिसमें वर्षा क्या है, वर्ष भर होती है, तो हम कह सकते हैं विश्व के निम्न दाब पेटी। सूर्य की गर्मी अधिक होने का या वायु का दाब क्या रहता है, निम्न रहता है। तो ये थी इस पेटी की क्या रुचि समस्त बात है। नेक्स्ट पेटी की बात करते हैं, जिसका आप स्क्रीन से उठ लो, अगली पेटी पर चलते हैं। हमने पढ़ ली भूमध्य रेखीय या विश्व रेखीय निम्न दाब पेटी, एक ही बात है। अगली बात करते हैं किस पेटी की, 2 नंबर पे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो साथ साथ में आप क्या है, नोटबुक और क्या एक पेंसिल लगाओ ताकि साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो। अगली बात आती है किसकी, दूसरी पेटी की। किस पेटी की बात करते हैं, दूसरी पेटी। दूसरी पेटी का नाम है उपोषण उच्च वायु दाब पेटी। दूसरी पेटी का नाम क्या है, उपोषण उच्च वायु दाब पेटी। बात आती है इसकी, सबसे पहले मैं करता हूं किसके, विस्तार की, कि ये पेटी कितने अक्षांशों में फैली हुई है। तो ये पेटी फैली हुई है कितने, हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में 25 से 30 अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर देखा जाए तो भी गुरुजी कितने 25 से 30 अक्षांश के मध्य। कहने का तो 5 अक्षांशों के अंदर क्या इस पेटी का विस्तार है। कहा, ये दोनों के अंदर, उत्तर के अंदर बोलोगे तो उत्तरी उपोषण उच्च वायुदाब बोल दोगे, दक्षिणी के अंदर बोलोगे दक्षिणी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी बोल दोगे। इस पेटी का विस्तार है वो उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्ध में 25 से गुरुजी कितने 30 अक्षांशों के मध्य क्या है इस पेटी का विस्तार है। इस पेटी का क्या निर्माण करेगा, इस पेटी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इस पेटी की उत्पत्ति हुई है वो हुई है पृथ्वी की क्या गुरुजी घूर्णन गति के कारण। इस कारण इस पेटी को क्या कहा जाता है, इस कारण इस पेटी को कहा जाता है गतिजन्य पेटी। कौन सी गुरुजी, जो आप कह सकते हो 25 से 30 अक्षांश उत्तर और 25 से 30 अक्षांश दक्षिण के अंदर जिस पेटी का निर्माण हुआ, इस पेटी को क्या कहा, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी का निर्माण किससे हुआ, पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा। इस कारण इस पेटी को क्या कर दिया, गतिजन्य पेटी। अगली बात करते हैं, बात आती है क्या 3 नंबर पे। 3 नंबर पे बात आती है इस पेटी की विशेषता। क्या बात आती है, इस पेटी की सबसे बड़ी विशेषता की बात करूं तो ध्यान रखना, इस पेटी पर जो आसमान है, ऊपर का आकाश, ये आकाश हमेशा के लिए क्या रहता है, आकाश हमेशा के लिए क्या रहता है, साफ रहता है। हमेशा आकाश साफ रहता है। रहने का कारण क्या है, क्योंकि इस पेटी पर गुरुजी कितने, एक वर्ष में मात्र 2 माह को छोड़कर, एक पूरे वर्ष में मात्र कितने 2 माह को छोड़कर, कौन से शीतकाल वाले, कौन से माह, शीतकाल वाले 2 महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष इस पेटी में क्या रहता है, तापमान उच्च रहता है। क्या रहता है, तापमान उच्च रहने के कारण इस पेटी पर आकाश क्या रहता है, साफ। कहने का ये इस पेटी पर आकाश है वो किससे रहित रहता है, तो हम कह सकते हैं इस पेटी पर मेघ, मतलब मेघ रहित पेटी कह सकते हैं। मेघ रहित मतलब बादल नहीं छाए रहते इस पेटी पर।
इसी कारण इस पेटी का आसमान क्या रहता है, साफ रहता है। अगली बात करते हैं 4 नंबर पे, तो बात आती है गुरुजी क्या कि विश्व के जितने, क्या बताया मैंने, विश्व के जितने भी मरु प्रदेश है, क्या बताया, विश्व के समस्त मरु प्रदेश इसी पेटी के अंदर उपस्थित है। क्या बताया मैंने, विश्व के समस्त मरु प्रदेश है वो कौन सी पेटी में उपस्थित है, हम कह सकते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी आगे इसकी बातें और बताता हूं। ठीक, बात चलती है इसके बाद की, तो इसके बाद की बात आती है, वो क्या आती है कि इस पेटी क्या रहेगा, पृथ्वी की घूर्णन गति, क्या बताया मैंने, पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर वायुदाब उच्च है या फिर निम्न, इसकी खोज सर्वप्रथम करने वाला एक फ्रांस का एक भूगोलवेत्ता था। क्या नाम था, फ्रांस का। उस भूगोलवेत्ता का नाम था कोरियोलिनस। व्यक्ति का नाम क्या था, कोरियोलिनस। क्या था, फ्रांस का। इसने कब गुरुजी 1844 के अंदर सर्वप्रथम पता किया था कि पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर भी क्या वायु का दाब उच्च और निम्न होता है। इस कारण इस पेटी को क्या कह दिया, इस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, या फिर कह सकते हैं कौन से, अपना उत्तरी और दक्षिणी, इस पेटी को क्या कह दिया, कोरियोलिनस अक्षांश या फिर कोरियोलिनस पेटी भी कहा गया। किसको गुरुजी, तो कह सकते हैं कोरियोलिनस, सॉरी कोरियोलिनस, कोरियोलिनस पेटी भी कहा गया। किस कारण, तो आपको मैंने ये बातें बता दी। अगली बात करते हैं, इस पेटी को कहते हैं क्या गुरुजी, इस पेटी को अश्व या फिर इस पेटी को घोड़े अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। इस पेटी को अश्व या फिर घोड़े अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि प्राचीन समय के अंदर कहा, यहां भूमध्य रेखा के आसपास, आपको एक देश का नाम बताता हूं, देश का नाम है स्पेन। देश का नाम क्या है, स्पेन। स्पेन से कहते हैं प्राचीन समय लोग क्या करते थे, घोड़ों का व्यापार किया करते थे, और ये लोग क्या है, अपने घोड़े, अपने देश के घोड़े विश्व के अन्य देशों में बेचने चाहते थे। और प्राचीन समय के आप ही को पता है कि जो यातायात के साधन थे वो केवल जलयान ही थे। स्थलयान भी ऐसा मान लो सीधे पैदल घोड़े वगैरह चल सकते थे, बाकी क्या अपनी गाड़ियां वगैरह कुछ भी नहीं। वायुयान का विकास बहुत लेट हुआ था। तो प्राचीन समय आप महाभारत देखो, रामायण देखो, उसके लकड़ी वगैरह की नावें आपने देखी होगी। तो वायु, अगर यातायात के संसाधनों की बात करें, जल मार्ग है वो सबसे पहले विकसित हुआ था। इसका मतलब ये घोड़ों को बेचने के लिए स्थल मार्ग से नहीं जाते थे। स्थल मार्ग से क्या समय ज्यादा लगता था इनके पास, क्योंकि कई महीने बीत जाते थे। और ये ज्यादातर क्या है, अपने घोड़ों का व्यापार करते थे, कौन से मार्ग से, जल मार्ग से। तो जैसे ही ये लोग क्या करते, घोड़े बेचने, क्या उत्तरी गोलार्ध, मान लो उत्तरी अमेरिका, यूरोप वगैरह जाते, दक्षिणी अमेरिका के जो ब्राजील वगैरह देश उनके अंदर जाते। तो जैसे ही ये लोग क्या है, यहां से रवाना होकर कहा, इस 25 से 30 अक्षांशों के मध्य से गुजरते, तो यहां पर वायु का दाब उच्च होने के कारण इनकी नावें जलमार्ग से जाते, जल के क्या नावों के अंदर घोड़े डाल के जाते थे। जैसे इन अक्षांशों से गुजरते तो यहां पर हवाएं है वो क्या करती, दाब डालती, तो इनकी नावें और क्या आगे नहीं बढ़ पाती। अथवा ये तो है नहीं कि उनकी नाव में मोटर वगैरह लगी होती, कोई बात नहीं, चला लेते, बेचारे हाथों से चलाते थे, मोटर में बहुत समय के बाद में आई। तो यहां पर क्या होता कि इनकी नावें वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती, तो ये लोग क्या करते, ये सोचते कि अभी क्या कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली, जिस वजह से कैसे न कैसे इस स्थान को छोड़कर आगे की ओर चले जाए, ताकि क्या पता बच जाए। तो ये लोग क्या करते, अपनी नाव का वजन कम करने के लिए कुछ घोड़ों को क्या समुद्र में भेज देते। इन अक्षांशों के मध्य हम कह सकते हैं 25-30 अक्षांशों के मध्य। इस वजह से इन अक्षांशों को, इस पेटी को अश्व या फिर वृद्धि कह सकते हैं, घोड़े अक्षांश पेटी भी कहा जाता है। इस पेटी को उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। क्लियर बात। अगली बात करते हैं किस, तीसरी पेटी की। इसका स्क्रीनशॉट लो, उदाहरण। तीसरी पेटी की बात करें तो पेटी आती है कौन सी, तीसरी पेटी आती है जिसका नाम है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। पहली बात तो इस पेटी का निर्माण कैसे हुआ,
कहने का इस पेटी का जन्म किसके कारण? इस पेटी का जन्म हुआ पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा। पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा होने के कारण इस पेटी को कहा जाता है क्या? गतिजन्य पेटी। क्या कहा जाता है? गतिजन्य। दूसरी बात आती है, इस पेटी का विस्तार किस किस अक्षांशों के मध्य है? तो ये पेटी फैली हुई है। उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो 60 से 65, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर देखोगे तो भी 60। कौन सी? 60 से 65 दक्षिणी और 60 से 65 कौन सी? उत्तरी गोलार्ध। तो आप सीधा कह सकते हो दोनों गोलार्ध में 60 से 65 अक्षांशों के मध्य इस पेटी का क्या है? विस्तार। बात आती है कि सर इस पेटी की कोई विशेषता, तो इस पेटी की विशेषता एक ही आती है कि गुरुजी 60 से 65 अक्षांशों के मध्य तो सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। किरणें तिरछी पड़ती है, इसका मतलब तापमान ठंडा रहता है। तापमान ठंडा रहता है, हवाएं भी ठंडी होनी चाहिए। ठंडी हवाएं क्या करती है? वायु का दाब उच्च रखती है। लेकिन आपने यहाँ पर वायु का दाब क्या बताया? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, क्या गुरुजी? इन अक्षांशों के मध्य हमेशा क्या है? भूमध्य रेखा से लहरें गर्म पानी लेकर क्या इन अक्षांशों के मध्य पहुंचती है। इन अक्षांशों के मध्य पहुंचने का यहाँ की हवाएं भी खुद क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और गर्म हवाएं स्थल भाग से क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से यहाँ का वायु दाब क्या हो जाता है? निम्न। तो कहने का इन अक्षांशों के मध्य, इस पेटी के मध्य, इस पेटी के मध्य गर्म महासागरीय धाराएं चलती है, जिस कारण वायु का दाब क्या रहता है? उच्च रहता है। क्या रहता है? उच्च। इसी वजह से यहाँ की पवनें भी क्या करती है? तीव्र गति चलती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जमाने के अंदर कुछ कई बार ऐसे वीडियो आते हैं जिनकी हवाएं इतनी तीव्र गति से दौड़ करते हैं कि खड़ा व्यक्ति है उसके कपड़े भी क्या चले जाते हैं, खड़ी गाड़ियां उड़ जाती है, घरों के ऊपर लगे हुए टेढ़ उड़ जाते हैं। गुरुजी इस प्रकार की रियल में हकीकत होती है या फिर वही शूट किया हुआ वीडियो होता है? वो हकीकत होती है। वो होते हैं कहाँ के वीडियो? तो हम कह सकते हैं इन अक्षांशों के आसपास के जो देश है उन देशों के ये वीडियो रियल में होते हैं। यहाँ की पृथ्वी घूर्णन गति की वजह से यहाँ की हवाएं भी तीव्र बढ़ गई, प्लस यहाँ की हवाएं क्या हो गई? गर्म हो गई। इस कारण इस पेटी की विशेषता हो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की। कौन सी? उत्तर बोलोगे तो उत्तरी ध्रुवीय निम्न वायु दाब बोल दोगे, और दक्षिण की बोलोगे तो दक्षिणी ध्रुवीय निम्न वायु दाब बोल दोगे। अगली पेटी लास्ट आती है, उस पेटी का नाम क्या है? स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं आगे की ओर। देखो चौथी जो पेटी आती है उस पेटी का नाम है क्या? ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। क्या गुरुजी? ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी 85 से। पहली बात तो आती है कि पेटी का निर्माण कैसे हुआ, या फिर इस पेटी को क्या कहा जाता है? इस पेटी का निर्माण हुआ सूर्य के क्या? तापमान के कारण। क्योंकि सूर्य का तापमान यहाँ पर पहुंचा नहीं, जिस वजह से यहाँ की हवाएं मतलब यहाँ का तापमान इतना निम्न हो गया कि माइनस में चला गया। माइनस में चले जाने के कारण यहाँ की हवाएं ठंडी होकर जम गई, और जमने के कारण यहाँ पर वायु दाब क्या हो गया? उच्च हो गया। इस कारण इस पेटी का निर्माण हुआ किसकी वजह से? सूर्य के तापमान की वजह से। इसलिए इस पेटी को क्या कहेंगे? तापजन्य पेटी। क्या कहेंगे? तापजन्य पेटी। दूसरी बात आती है इस पेटी का विस्तार, कि इस पेटी का विस्तार किन किन अक्षांशों के मध्य है? तो हम कहेंगे 85 से लेकर गुरुजी कितने 90 अक्षांशों के मध्य इस पेटी का क्या है? विस्तार है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी विशेषता पे बातें करते हैं। तो विशेषता बात एक ही आती है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडी पेटी, मतलब निम्नतम तापमान वाली पेटी कौन सी है? हम कहेंगे ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। कहते हैं कि कभी कभी इस पेटी पर तापमान -133 डिग्री तक चला जाता है। तो आपको पता है कि -133 में हमारे जो 0 डिग्री आ जाए तब भी कितने हाहाकार मच जाते हैं। हम तो 12-13 डिग्री पर भी क्या रह नहीं सकते। तो यहाँ पर -33 डिग्री चला जाए, इसका मतलब हवा चलेगी नहीं, हवाएं चलेगी नहीं। सिंपल सी बात है, यहाँ का तापमान क्या रहेगा? निम्न हवाएं जम जाएगी। जमी हुई हवाएं यहाँ पर यहाँ का वायु दाब क्या रखेगी? उच्च रखेगी।
तो ये थी आपकी वायुदाब की पेटियां। अगली बातें हैं वो करेंगे हम पवनों के ऊपर, वो बातें अगले नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक इस क्लास के साथ बने रहे। धन्यवाद।